बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी, 25,000 की दहलीज तक पहुंचा निफ्टी। आज बैंक शेयर दिखा रहे हैं दम। बैंक निफ्टी भी करीब 600 पॉइंट उछला। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छी खरीदारी। सरकारी बैंकों में आज तूफानी तेजी। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स आज करीब 3% उछला। नतीजों के बाद पीएनबी 6% से ज्यादा मजबूत। साथ ही बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया में भी 2 से 4% तक की मजबूती। सरकारी नहीं निजी बैंकों में भी तेजी की बहार। रिजल्ट के बाद अच्छी कमेंट्री से बंधन बैंक में 10% से ज्यादा का उछाल। सिटी यूनियन बैंक भी 7% भागा। वहीं आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड बैंक भी 1.5 से 2% ऊपर। रेल शेयरों में आज भी फर्राटा रफ्तार। रेल टेल 5% से ज्यादा उछला। साथ ही इरकॉन, आरवीएनएल, आईआरएफसी और आईआरएफसी आईआर राइट्स में भी 2 से 4% तक की तेजी। इंडिया सीमेंट में प्रमोटर एन श्रीनिवासन से 32.72% हिस्सा खरीदेगी अल्ट्राटेक सीमेंट। 3954 करोड़ रुपए में होगा सौदा। 390 रुपए प्रति शेयर के भाव पर आएगा ओपन ऑफर। जून में अल्ट्राटेक ने आर के दमानी से खरीदी थी इंडिया सीमेंट में 22.77% हिस्सेदारी। दोनों शेयरों में हल्की बढ़त। तो मार्केट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मजबूती फ्राइडे के आगे कहानी बढ़ी है। और मिड कैप में आप देखिए 550 पॉइंट की मजबूती और निफ्टी भी 25,000 के बिल्कुल करीब इर्द गिर्द पहुंच के ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी भी आज सपोर्टिव है। नतीजे अच्छे आए थे वीकेंड के दौरान, तो उसका असर देखने को मिला। एडवांस डिक्लाइन भी काफ़ी फेवरेबल है। ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी देखने को मिल रही है। सरवेंद्र जी आज हमारे मेहमान हैं, सवालों के जवाब देंगे आपके। सरवेंद्र जी, एक वेरी क्विक कमेंट निफ्टी पर। बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। और नया हफ्ता आई थिंक सबका कारगर हो, ऐसा ये मानेंगे यहाँ पे। देखिए थॉट अब यहाँ पे यही लेके चलेंगे कि निफ्टी का रेंज ब्रेकआउट हुआ है। देखिए काफी 5-6 हफ्तों से बोल रहे थे कि भाई 24,500 24,600 के ऊपर वीकली क्लोज इंपॉर्टेंट है। तो वो फ्राइडे को आया और आई थिंक डिसेंटली हमने अच्छा क्लोज किया है। तो आई थिंक जब रेंज ब्रेकआउट हो गया तो अब आप थॉट वही लेके चलेंगे जो हमने बोला था कि भाई निफ्टी, जो आज आपने हेडलाइन भी दी कि निफ्टी 25,000 की दहलीज पे, तो आई थिंक वो सिल्वर जुबली कहीं करने का डेफिनेटली मार्केट को मन होगा। और जब भी कोई रेंज ब्रेकआउट होता है तो अज्यूम कर लीजिए, देखिए 24,000 से 24,600 की रेंज हम माने अगर, या 24,100 से 24,600 की रेंज माने, तो एक 400 500 600 पॉइंट की जो रेंज बनी थी, तो वो रेंज ब्रेकआउट हुआ है। तो यूजुअली जब आप एकदम सिंपल फॉर्मूला रहता है कि भाई रेंज ब्रेकआउट में आप 1x ऊपर जोड़ेंगे तो 24,600 प्लस 600 आपको तकरीबन 25,200 के टारगेट्स यहाँ पे मिलेंगे। तो अब थॉट यही है कि जैसे जैसे अगर किसी कारण से आपको नेक्स्ट 1-2 दिन में कोई छोटा एक करेक्शन आपको 24,500 24,600 की तरफ दिखता है, तो रिस्क रिवॉर्ड नेक्स्ट हफ्ता 10 दिन के लिए ट्रेडिंग के पॉजिटिव हो जाएंगे। रेंज ब्रेकआउट हो गया है तो आप 25,000 25,200 के टारगेट्स यहाँ से अब लेके चलना चाहिए। और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको जरूर रखना है, वो 24,500 के नीचे। तो आई थिंक 24,480 के नीचे कहीं एक स्टॉप लॉस रख लें वहां पे। और मेरे हिसाब से फिर गिरावटों में थोड़ी लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। और एक फाइनल जो हुर्रा है कंप्लीट, जिसको हम बोलते हैं ना कि मार्केट को एक सिल्वर जुबली करनी है, तो मैं उसके साथ हूं। अब यहाँ से अगर रेंज ब्रेकआउट हुआ है तो आई थिंक कहीं ना कहीं नेक्स्ट 2-4 दिन में वो होना चाहिए। तो रिस्क रिवार्ड आप 1:1 का ही रख रहे हैं? नहीं, मैंने कहा डिप्स पे आप बाई करेंगे। आप तकरीबन 24,600 24,650 वाले डिप पे बाई करेंगे ताकि आपका एक 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रह जाए। और उस समय आप 25,200 के टारगेट्स यहाँ पे अज्यूम करके चलेंगे। और बिलो 2480 ऑल लॉन्ग बेट्स ऑफ, ये एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट हम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ज्यादा मायने निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा फिलहाल मानना है। ओके, तो भाई ध्यान रखें स्टॉप लॉस और टारगेट का। और जब गिरावट आए तब आप लॉन्ग इनिशिएट करें, जिससे कि स्टॉप लॉस आपका बहुत डीप न जाने पाए। चलिए कुछ सवाल लेते फटाफट। सुनील बत्रा जी दिल्ली में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार जी, सर्वेंद्र जी को भी नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार आपको। मेरे पास है 400 शेयर पिकाडली एग्रो 230 के भाव के लिए हुए, और एक है मैक्स चार्ल्स पुराना 30 साल पुराना शेयर है, 15 रुपए में लिया हुआ। मेरे को 30 का लिया था, उसमें 1:1 बोनस आ गया था, 15 का पड़ गया था 200 शेयर। दूसरा शेयर कौन सा बोला, नाम नहीं सुन पाया मैं? मैक्स चार्ल्स होटल, बेंगलोर में है ना होटल, हॉलीडे इन इनका। मैक्सवेल, MAC मैक्स चार्ल्स। ओके, पता नहीं, देखना पड़ेगा। चलिए यार सरोज जी बताइए पिकाडेली का। देखिए मैंने भी नाम थोड़ा पहली बार इनका दूसरा वाला सुना। देखिए पिकाडेली में देखिए डेटा थोड़ा 2019 से ही मुझे दिख रहा है। और थॉट यहाँ पे ये है कि एक अच्छा वर्टिकल मूव रहा है। 300 से लेके ऑलमोस्ट 850 ये वर्टिकली गया है और 1 महीने 1.5 महीने के अंदर ही गया है। तो थोड़ा वो बॉट है यहाँ पे।
बट क्योंकि इनके पास आई थिंक थोड़ा पहले के रेट्स इनके मैं क्लियरली नहीं सुन पाया, बट मान के चल रहा हूँ कि प्रॉफिट में ही होंगे क्योंकि अभी चला है। तो मेरे हिसाब से इनको एक 600 रुपए के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अब देखिए डीप आ रहा है स्टॉप लॉस क्योंकि वर्टिकली भागा है, 600-620 रुपए के आसपास ही मुझे थोड़े बहुत ही कुछ सपोर्ट दिख रहे हैं, बाकी तो सब वर्टिकली है। तो उन एरियाज के आसपास कहीं इनको एक स्टॉप लॉस ध्यान रखें और 1 से 3 महीने यहाँ पे बने रहें, दोबारा राय ले लें जब थोड़ी सी और क्लैरिटी आए, तो दोबारा चाहें तो एक बार राय ले लें यहाँ पे। ओके, तो ये राय है पिकाडेली इंडस्ट्रीज, एग्रो इंडस्ट्री 796 इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दूसरा वाला सर नहीं ले पाऊंगे सुन लीजिए क्योंकि हमें मिल नहीं रहा हमारे इस पे डेस्क पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कल्पेश गांधी का अंकलेश्वर से हमारे साथ जुड़ना है। कल्पेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार नीरज जी, मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास L&T फाइनेंस है 3500 शेयर 180 के भाव से, तो मुझे उसके मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म का टारगेट जानना है। और अभी जस्ट 170 के आसपास उसके अंदर ब्लॉक डील हुई थी जिसमें L&T ने भी स्टेक ऐड किया था और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है, तो उसके बारे में मुझे थोड़ा जानना है। एकदम रेट टू रेट चल रहा है अभी। हाँ सरवेंद्र जी, क्या L&T फाइनेंस होल्ड करना चाहिए करंट प्राइस पे? देखिए ओवरऑल सेटअप्स तो अभी अच्छे बने हुए हैं यहाँ पे, तो आई थिंक अगर चाहें तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहें। थॉट यही है कि भाई आपको यहाँ पे ये लेके चलना पड़ेगा कि जो पिछला एक कंजेशन जोन बना जहाँ पे अटका था 3 महीने, वो तकरीबन मुझे दिख रहा है 170 के आसपास के जो दायरे थे वहां पे इसने काफी स्ट्रगल किया 1-2-3 महीने। तो अब क्योंकि डिसाइसिवली उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है लास्ट 2-3 हफ्तों से, तो आई थिंक बने रहे और कहीं 170 के नीचे एक स्टॉप लॉस चाहे तो जरूर लगाएं। शॉर्ट टर्म में इनको ये मैं बोल रहा हूँ कि भाई ब्रेकआउट हुआ है तो अब यहाँ से मोमेंटम बिल्डिंग होना चाहिए, तो आप इसमें ज्यादा से ज्यादा एक 10-15 दिन जरूर देखें और 10-15 दिन में चाहे तो दोबारा राय लें अगर नहीं चला तो। और इन द मीन टाइम आई थिंक 168.40 का एक स्टॉप लॉस भी यहाँ पे लगा के रखें। 168.40 का स्टॉप लॉस लगाए, 10-15 दिन देखें, ब्रेकआउट है अगर बनता है पैसा तो इसमें रुकना चाहिए। सरवेंद्र जी 2 मिनट इंतजार करिए जरा। पंजाब नेशनल बैंक्स के मैनेजमेंट से बात करते हैं। कंपनी ने पहली तिमाही जो नतीजे पेश किए उसमें बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा है। जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें 10% से ज़्यादा उछाल देखने को मिला, लेकिन जो हाईलाइट है वो है एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट। सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है एसेट क्वालिटी में, जो कि जहाँ एक तरफ बैंकों को दिक्कत, वहाँ पे यहाँ पे एसेट क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव होती हमने देखी है। बातचीत करेंगे बैंक के चेयरमैन अतुल कुमार गोयल जी से। अतुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर नंबर्स तो बहुत ही बढ़िया हैं, शानदार नंबर है। उसमें जो हाईलाइट हमने कहा कि हमको एसेट क्वालिटी में जो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, वो समझाइए कैसे आया और क्या ये आने वाली तिमाहियों में भी सस्टेनेबल है? गुड मॉर्निंग नीरज जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द कम्प्लीमेंट फॉर द गुड नंबर। ये जो है देखिए जो सुधार हुआ है, सुधार ये इसलिए हुआ कि ऑल जो हमारी सारी ब्रांचें हैं और सारे जो हमारे एम्प्लॉई है, ये हमारा फोकस हो रहा है ये पिछले 2-3 साल से है। और इसमें जो है और भी ज़्यादा सुधार होगा, क्योंकि आज भी अगर देखें हमारे पास लगभग जो है 90,000 करोड़ से ज़्यादा TWO बुक है और लगभग 50,000 से ज़्यादा जो है हमारे पास जो है ग्रॉस NPA बुक है। तो 1,40,000 की हमारे पास अभी भी किटी है। तो ये रिकवरी और भी ज़्यादा होगी, क्योंकि लास्ट ईयर भी अगर आप देखें तो लगभग हमने जो है 22,000 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी करी थी और जो 3 टाइम थी स्लिपेज की। और इस बार भी जो है जो हमारा टारगेट है मिनिमम 18,000 करोड़ का है, जिसमें से 3,000 करोड़ रुपए हम लगभग रिकवर करेंगे NCLT में। और इस बार भी जो है स्लिपेज है वो हाफ होगी, रिकवरी डबल होगी। जब रिकवरी डबल होगी और स्लिपेज जो है हाफ होगी तो नंबर अपने आप ही कम होंगे। और ये नंबर मैं जो कहना चाहता हूँ आगे भी बहुत बेहतर होने जाने हैं। गोयल साहब ये किस सेगमेंट से इतनी अच्छी रिकवरी हो रही है और रीजन क्या है इसका? ये नीरज जी देखो, ये सभी सेगमेंट्स है। ये हमारा रैम में भी है, NPA कॉर्पोरेट में भी है। अगर परसेंटेज की बात करें तो हमने एनालिसिस किया है, लगभग 35% जो रिकवरी है इस क्वार्टर में भी वो कॉर्पोरेट से है और बाकी जो रिकवरी है हमारी जो है रिमेनिंग आती है रैम से। तो ये सभी सेक्टर में, एग्रीकल्चर से भी है, आपका रिटेल में भी है और ये हमारा जो है उसमें MSME में भी है। मतलब फोकस बहुत ज्यादा है सबको, मतलब जो है बहुत 2 साल में बहुत बेहतर काम भी हुआ। आप देखें तो पिछले 10 क्वार्टर का आप रिजल्ट देखें, हर एक क्वार्टर बाई क्वार्टर इंप्रूवमेंट है। जो लेगेसी इशू था पंजाब नेशनल बैंक का वो खत्म हो गया, बैलेंस शीट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। लेगेसी खत्म हुई और वो सदर जो हुआ था उससे अब बैंक निकलता हुआ दिख रहा है और प्रदर्शन सामने। सर क्रेडिट ग्रोथ के बारे में थोड़ा बताइए, क्या कुछ हल्के से नरम पड़ रही है क्या आप? देखो क्रेडिट ग्रोथ धीरज जी हमने 11 से 12% का टारगेट दिया है जो एस्टिमेट किया है। अगर आप देखें तो पहले क्वार्टर में भी लगभग
20% है। क्या है हमारा फोकस एरिया रैम है, अगर आप देखें तो 55.46 उसकी परसेंटेज है, इसको हम 56 करना चाहते हैं इस साल तक, और ये जो 60% करना चाहते हैं 2-3 साल के बाद। और जो क्योंकि हम लार्जेस्ट बैंक हैं कंट्री का, तो कॉर्पोरेट में भी हम बहुत फाइनेंस करते हैं। आज भी हमारे पास लगभग ऐसी किटी है 1 लाख करोड़ की, जो या तो सैंक्शन हो गई है या एनबीजी है या अंडर डिस्कशन पे, जिसमें जो है डिसबर्समेंट होगी तो ये नंबर और बढ़ेगा। बट गाइडेंस हमारी जो है 11 से 12% की ही हम मेंटेन करेंगे। 11 से 12% क्रेडिट ग्रोथ मेंटेन कर। सर आजकल डिपॉजिट को लेकर के बहुत चिंतित हैं आरबीआई वाले भी और इंडस्ट्री भी, आप लोगों की कोई चिंता है क्या इसको लेकर के? देखिए, डिपॉजिट का बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए चैलेंज है नो डाउट, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा है डिपॉजिट से। बट मैं समझता हूं पंजाब नेशनल बैंक के लिए इतनी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि 10,000 हमारी ब्रांचें हैं और लगभग 20 करोड़ हमारे कस्टमर हैं। और लास्ट ईयर हमने जो है 1 करोड़ से ज्यादा सेविंग बैंक अकाउंट खोले थे, इस क्वार्टर में भी 27 लाख अकाउंट खोले हैं। मनी इसमें आएगी, तो डेलीबरेटली हम बल्क डिपॉजिट नहीं ले रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू कंसंट्रेट ऑन दी कासा। तो और जो हमारा क्योंकि 70-80 हजार हमारे पास एक्सेस एसएलआर है, तो जो इंक्रीमेंटल डिपॉजिट होगा 100% हम डिप्लॉय कर सकते हैं क्रेडिट में। तो मैं नहीं समझता कोई चैलेंज है। 10,000 ब्रांचेस सबको हमने जो है टैब दिया है, टैब बैंकिंग देने से इमीडिएटली अकाउंट खुल जाता है। कॉर्पोरेट कस्टमर के हम सैलरी अकाउंट टारगेट कर रहे हैं, डिफेंस के एम्प्लॉय के टारगेट कर रहे हैं, अभी सेल के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ, उनको लायबिलिटी और असेट्स का प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो ये सब मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी खोला, जो हमने जो है लायबिलिटी कस्टमर पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ओके गोयल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बधाई, बेहतरीन नतीजे, और मार्केट उसको रिवार्ड भी कर रहा है। 6-7.5% स्टॉक आज ऊपर है पंजाब नेशनल बैंक का। बहुत शुक्रिया सर, अगले क्वार्टर में फिर हम लोग एक बार चेक करेंगे। नीरज जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या स्थिति बनती हुई दिख रही थी, ये था पंजाब नेशनल बैंक, बेहतर नतीजों के बाद बातचीत हम लोग कर रहे थे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो बजट से रिलेटेड है। 2024-25 के लिए सरकार ने विनिवेश का लक्ष्य 50,000 करोड़ पर मेंटेन रखा है। साथ ही सरकार कहना है कि उनका फोकस मोनेटाइजेशन पर ज़्यादा होगा। क्या है पूरा रोड मैप आगे का, किस किस तरह कंपनियों की हो सकती है, और विनिवेश में प्रक्रिया थोड़ी स्लो क्यों है, इन सब पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ विनिवेश सचिव तुहिनकांत पांडे जी हैं। पांडे सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। हमने देखा लास्ट फाइनेंशियल ईयर में बहुत अच्छा नहीं गया डाइवेस्टमेंट का, और इस साल भी, अब चूंकि चुनाव थे तो मान सकते हैं कि वह बहुत प्रक्रिया नहीं रही होगी। इस साल आपका टारगेट क्या है, किस किस तरीके के डाइवेस्टमेंट प्लान आप लेके चल रहे हैं, और ये जो टारगेट 50,000 करोड़ का ये अचीव होगा? देखिए, हमारा फोकस थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, और जो हमारे ओवरऑल पब्लिक एसेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी में हम काम कर रहे हैं, समेकित स्थिति, जिसमें कि हम मात्र विनिवेश ही नहीं बल्कि पब्लिक सेक्टर के जो वैल्यू क्रिएशन है उस पे हमारा ज़्यादा फोकस है। विनिवेश प्रक्रिया उसका एक अंग है, लेकिन वो एक फोकस वाला नहीं है। लेकिन जो हमारी जो विनिवेश की ट्रांजैक्शंस हैं वो लगातार चलती रहती हैं, और उनको मार्केट के साथ लिंक करने का ही जो हमारी प्रक्रिया रही है पिछले वर्ष में भी वही जारी रहेगी। इसमें जो 50,000 करोड़ की आपने बात की, वो मिसलेनियस कैपिटल रिसीट्स के अंडर आता है, जिसमें कि ओवरऑल चाहे वो विनिवेश से हो या वो एसेट मोनेटाइजेशन से हो, उन सब के लिए वो एक बजट लाइन है। लेकिन एज सच हमारा विनिवेश का कोई एक लक्ष्य नहीं है। मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से और समय की दृष्टि के अनुसार से और ज़रूरत के हिसाब से समय समय पर विनिवेश की प्रक्रिया चलती रहेगी। पांडे जी, आपने कहा कि फोकस थोड़ा शिफ्ट हुआ है, तो मुझे एक तो ये बताइए फोकस क्यों शिफ्ट करना पड़ा, और दूसरा आप कह रहे हैं कि अलग अलग तरीकों से ये 50,000 करोड़ होगा, एसेट मोनेटाइजेशन करेंगे, किस तरीके के एसेट मोनेटाइज करने जा रहे हैं आप? देखिए, जो फोकस शिफ्ट होने का कारण ये है कि जो पब्लिक एसेट हमारे मैनेजमेंट है उसके जो वो एक मार्केट इकाइयाँ हैं, और उनमें बहुत समय से हमने जो लिस्टिंग की है, और लिस्टिंग के बाद वो मतलब हमारे लगभग हम समझिए 81 इस तरह से लिस्टेड एंटिटीज़ हैं गवर्नमेंट के, चाहे वो बैंक हो, इंश्योरेंस कंपनीज़ हों, या लिस्टेड सब्सिडरीज़ हों, या हमारी पेरेंट कंपनीज़ लिस्टेड हों। 77 ऐसी हैं जिसमें सरकार का प्रमुख अंश है।
ये जो इकाइयां हैं इनका अभी के समय में मार्केट कैप लगभग 77 लाख करोड़ है और इसमें सिर्फ सरकारी भागीदार नहीं है बल्कि बहुत अन्य निवेशक भी इसमें भागीदार हैं। तो कैसे उसको उन एंटरप्राइजेस को चलना चाहिए, उनकी कैसे उनकी ग्रोथ होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो उनके परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, उनके रिटर्न ऑन कैपिटल है, उनका एबिटा है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, एसेट टर्नओवर रेशियो है, टॉप लाइन बॉटम लाइन, इन सब पे एक बहुत बड़े ध्यान देने की आवश्यकता है जो कि हम दे रहे हैं। दूसरा उसमें ये है कि उसमें जो हमारा कैपेक्स है और ग्रोथ है उस पे हमारा बहुत ध्यान दे रहे हैं। आपको ये शायद मालूम है कि 3 लाख करोड़ से ज़्यादा जो हमारे जो CPSC हैं, मैं बैंकों को उसमें नहीं गिन रहा, CPSC अलोन जो हैं हमारी 61 लिस्टेड कंपनीज, वो उसमें निवेश करती हैं लगभग 3 लाख करोड़ से एनुअली, मतलब ये अपने रिसोर्सेज से करती हैं। तो एक कैपेक्स में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है और एक एंटरप्राइज में भी ग्रोथ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तीसरा, हमने जो कंसिस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी में कहा है कि डिविडेंड भी महत्वपूर्ण है लेकिन कंसिस्टेंसी के हिसाब से, उसमें भी मैक्सिमाइजेशन ऑफ डिविडेंड का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन ऑफ डिविडेंड में आप फिर जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, वो ग्रोथ की ओर जाने में मुश्किल होगी। इसलिए कंसिस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी की ओर भी हम निर्धारण करते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस पे हमने जोर दिया है और विनिवेश जो है वो एक विनिवेश के माध्यम से ही हम इतनी सारी कंपनीज जो पहले 100% सरकार के कंट्रोल में थी उनको हम मतलब IPO करके, लिस्टिंग करके और थोड़ा उनमें से जो डाइल्यूशन करके उनको इस स्थिति तक पहुंचा पाए हैं कि जिसमें बहुत सारे निवेशक उसमें हैं और वो एक स्टॉक मार्केट में बहुत बड़े एंटरप्राइजेस हैं, बहुत बड़ा PSU का एक बड़ा जिसे कहते हैं एक सेक्टर है। तो इन सब को देखते हुए खाली विनिवेश ही एक लक्ष्य नहीं, विनिवेश का लक्ष्य तो हम सिर्फ मानेंगे कि हम फिस्कल डेफिसिट के लिए, वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए ही चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन डिविडेंड भी आता है और डिविडेंड विनिवेश में नहीं है। इसी तरह से जो कैपेक्स की ग्रोथ है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए एक समेकित स्ट्रैटेजी, एक होलिस्टिक स्ट्रैटेजी, पब्लिक एसेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी की आवश्यकता रही है और उसकी ओर ही हम काम कर रहे हैं। पांडे जी, जैसे आपने कहा कि डिविडेंड मैक्सिमाइज करने पे फोकस नहीं देगी सरकार, कैपेक्स करो भाई, पैसा है आपको तो आप धंधे में लगाओ, तो मैं इससे ये समझ रहा हूँ कि कोई ऐसा दबाव नहीं कंपनियों के ऊपर रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो डिविडेंड दें। एक बात जो मुझे समझ में आ रही है, एक्सप्लेन करिएगा आप। दूसरा, जो कुछ कंपनियां बनाई इसलिए गई थी जैसे NMDC स्टील, शिपिंग कॉरपोरेशन, IDBI बैंक, जो बार बार हम लोग खबर चलाते हैं कि अच्छा तैयारी हो रही है, एनेबलिंग ले लिए गए सारे, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ पाती। मार्केट ये जानना चाहता है कि स्पेसिफिकली क्या हो रहा है इन कंपनीज को लेकर के। डिविडेंड के बारे में तो मैंने आपको स्पष्ट किया है कि कंसिस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी, कंसिस्टेंट इज नॉट मैक्सिमम डिविडेंड पॉलिसी। मतलब आप एक्सपेक्टेड है कि आप प्रॉफिट करें, प्रॉफिट में से एक सर्टेन पार्ट ऑफ डिविडेंड दें, लेकिन उसके साथ साथ एक हिस्सा रिटेन्ड अर्निंग के रूप में अपने कैपेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए, ग्रोथ प्रोजेक्ट्स के लिए भी जाना चाहिए। तो इस दृष्टि से ही हमारे PSU काम कर रहे हैं और मैंने जैसे आपको बताया 3.5 लाख करोड़ से ऊपर का निवेश वो करने जा रहे हैं या उससे भी अधिक उससे करेंगे। तो दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस की, उसमें जैसे IDBI बैंक की बात आपने की, उसमें मैंने पहले भी अभी मीडिया को स्पष्ट किया था बजट के बाद कि वो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और फिट एंड प्रॉपर का है जो वो ऑलमोस्ट हो चुका है और इसलिए हम अगले ही अर्ली अगस्त में वर्चुअल डेटा रूम में हम उनको बिडर्स को आगे लेके जाएंगे और उसके बाद उनकी ड्यू डिलिजेंस के बाद फाइनेंशियल बिड्स आने की अपेक्षा है। इस फाइनेंशियल ईयर में हम आशा करते हैं कि वो फाइनेंशियल बिड्स आएंगी। बाकी जो आपने ट्रांजैक्शंस की बात की, उनमें भी विभिन्न स्टेजेस में प्रक्रिया जारी है और हमें आशा है कि जो ट्रांजैक्शंस एटलीस्ट जो आगे बढ़ चुकी हैं या बढ़ रही हैं
उनको हम लॉजिकल कल्मिनेशन तक ले जाने में सक्षम होंगे। जी पांडे जी, बहुत सारी कंपनियों में सरकार का स्टेक 51% से लेकर के 95%, 98% तक है। क्या सरकार ये भी विचार कर रही है, आप लोग प्लान कर रहे हैं कि OFS के जरिए उस स्टेक को बेचा है? मार्केट में बहुत सारी वॉइसेस थी कि सरकार को बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा OFS करके अगर स्टेक ही बेच दें तो बहुत पैसे आ सकते हैं सरकार के पास। क्या ऐसा प्लान है OFS लाने का? वो तो एक सतत प्रक्रिया रही है, तो मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि समय समय पर मार्केट डाइल्यूशन विभिन्न कंपनियों में होता आया है। एक चीज़ और सर, बहुत सारी सरकारी कंपनियों के पास बहुत सारी लैंड्स हैं जो अनयूटिलाइज्ड है, और जैसे बहुत सारी कंपनियों के लिए अलग अलग किया भी गया है। क्या सरकार इस पर भी ध्यान देगी कि ज़मीनें बेची जाए रादर की कंपनी को डाइवर्स करने के लिए, या उसमें कोई स्टेक सेल के बजाय जो उनके पास नॉन कोर एसेट है या अभी उस एसेट की ज़रूरत नहीं उसको बेचा जाए, या उसको लीज दे दिया जाए? जैसे शिपिंग के बाद बहुत ज़मीनें हैं तो उसको आप लीज आउट कर दें और उसके बाद फिर उसको आप वापस इस्तेमाल में लें, जिससे कि आपको पैसे भी आ जाए और लैंड का इस्तेमाल भी बना रहे। ऐसा भी कुछ प्लान है क्या? ये जो नॉन कोर एसेट मोनेटाइजेशन का कार्य डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज देखते हैं, तो मैं उस पर आपको बहुत विस्तार से नहीं बता पाऊंगा। हालांकि एक नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन का गठन हुआ है और मुझे आशा है कि ऐसे बहुत सारे एंटरप्राइजेज हैं जो क्लोज्ड भी हो चुके हैं वैसे, लेकिन उनके पास ज़मीनें पड़ी हैं और उनकी ज़मीनों को मतलब उनका सदुपयोग करना भी आवश्यक है, और इन सब कार्यों के लिए एक नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन का गठन हुआ है। लेकिन उसके बारे में विस्तृत चर्चा आप डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के सचिव से कर सकते हैं। ओके मिस्टर पांडे सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बात रखने के लिए। 2-3 बातें बहुत स्पष्ट तौर पर आपने कही। तो डिविडेंड मैक्सिमाइज करने पर दबाव नहीं होगा, जितना मिल रहा है उतना मिले और अच्छा मिले, और साथ ही कंपनीज अपने कैपेक्स पर ध्यान दें, मार्केट कैप पे ध्यान दें, प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट के लोग ये सुनना चाहते थे। और साथ ही IDBI शिपिंग कॉरपोरेशन जैसी कंपनीज के विनिवेश की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, प्रोसेस चल रहा है। राइट सर? धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। तो ये थे तुहिन कांता पांडे जो हमें बता रहे थे कि विनिवेश की प्रक्रिया सरकार कैसे चल रही। 50,000 करोड़ का जो टारगेट है ना वो समेकित है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, केवल स्टेक सेल या OFS के जरिए ही नहीं होगा। चलिए इसी के साथ समय बिल्कुल समाप्त हो गया शो में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौट के आते हैं, देखते हैं मार्केट कैसा है। बढ़ती हुई 580-86 पॉइंट तेज़ी हो गई और बैंक निफ्टी भी 700 पॉइंट। तो आज बैंक निफ्टी और मिड कैप का दिन है। निफ्टी ठीक है, बहुत थोड़ा सा 50-60 पॉइंट ऊपर है, लेकिन बैंक निफ्टी में लगातार तेज़ी बढ़ रही है अच्छे नतीजों के बाद, और इसीलिए आप लगातार देख रहे होंगे तेज़ी बढ़ रही है। JK बैंक छोटा सा एक बैंक है, नतीजे अच्छे दिए, 7% ऊपर इस वक्त देखने को मिल रहा है यहाँ पे, बढ़िया। एक छोटी कंपनी असाही सांगवान 20% के अपर सर्किट पे नतीजे आए थे इसके। राइट्स में बोनस पे विचार किया जाएगा, स्टॉक 11% ऊपर है। बंधन बैंक 10% ऊपर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, काफ़ी बड़ी मजबूती इसमें देखने को मिल रही है। सिटी यूनियन बैंक भी पीछे नहीं, वहाँ भी 7, 7.5, 8% की मजबूती। PNB तो आज बैंक प्राइवेट और सरकारी दोनों, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 4% की मजबूती है, तेज़ी देखने को मिल रही है यहाँ पे, अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल रही है। दीपक नाइट्राइट आज लगभग 3000 के पार जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, बहुत मजबूती यहाँ पे देखने को मिली, 3000 पार ही कर लीजिए एक्चुअली, कैश में 3004 पार किया। UPL में भी आज एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, 2-2.5-3% की मजबूती है यहाँ पे। काफ़ी इंटरेस्टिंग मार्केट आज का है, क्योंकि आज बैंक और मिड कैप तेज़ी के साथ में है। निफ्टी थोड़ा सा है लेकिन अभी उतना साथ नहीं दे रहा है यहाँ पे। चलिए एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए आप खिलाड़ी नंबर 1।